और बच्चों कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? आज अल्लाह के फजलो करम से हम कंप्लीशन की जानिब हैं। आज हमारी सिलेबस की लास्ट क्लास है, लेकिन पेपर्स तक मैं हाजिर हूं। कोई मसला हो व्हाट्सएप पे सवालात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो पेपर में सॉल्व करवा रहा हूं, जरूरत नहीं है। फिर भी कोई मसला हो मैं हाजिर हूं जब तक पेपर नहीं होंगे, और पेपर्स के बाद भी, और सेकेंड ईयर में भी अगर आप चाहें तो मेरे पास पढ़ सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। मेरे पास जो सेक्शन होगा वो सेक्शन डी होगा, फर्स्ट ईयर डी और सेकेंड ईयर डी। मेरा ग्रुप शुरू होता है तकरीबन एग्जाम के 1 महीने बाद। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे बेटा। पेपर जरा पेपर दीजिए बेटा। एमसीक्यूज तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। अब हम पेपर का रिव्यू ले रहे हैं कि पेपर में क्या, मॉडल पेपर में क्या आया, क्या लिखना है, क्या जवाब है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज का तो सॉल्यूशन हो गया। पहले लॉन्ग क्वेश्चन निपटाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पेपर में 2 लॉन्ग आएंगे, हर लॉन्ग के 3 पार्ट होंगे, तो हमें 3 पार्ट करने हैं, कोई सा भी एक लॉन्ग करना है। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह 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 जो मैंने आपको टारगेट पेपर दिया है, शेयर किया है नेट पे, फेसबुक पे चल रहा है जो, उसमें मैंने आपको 12 लॉन्ग बताए हैं कंप्लीट। इससे कम हो सकते थे अगर ये कोरोना की सिचुएशन नहीं होती, तो मैं 1-2 सवाल और कम कर देता, उसमें 10 हो जाते। लेकिन ये 12 कर लें इंशाल्लाह। वो 12 करने के बाद आपके ये 6 के 6 सवाल इंशाल्लाह आपको आते होंगे, और आपका एक सवाल आराम से खुश असलूबी से निपट जाएगा। जैसे इसमें एक सवाल है, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। पेपर आपके पास है कि नहीं? अगर है सामने रख लें। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है, डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। 5 नंबर का सवाल, ये 6 नंबर का सवाल है मेरे पास। जो पेपर है वो पुराना वाला, जो एक गलत पेपर आ गया था मॉडल पेपर, ये वो वाला है। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आपके पास पेपर है सबके पास इस वक्त? बताइए, क्या यही सवाल पूछा है मॉडल पेपर में? पहला सवाल यही है लॉन्ग में। ओके बेटा, आपको वेक्टर में मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट की 2 प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, इंपॉर्टेंट है, और क्रॉस की ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो मॉडल पेपर में पूछी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी ए डॉट बी प्लस सी बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये प्रूफ पूछा है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है, और ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको आता है। इसका मैंने कई मर्तबा टेस्ट भी ले लिया है। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं? दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द रिलेशन फॉर। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर 4 में है। प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर में दिया है। मैंने वहां पर 2 चीजें पूछी हैं, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। इन्होंने पेपर में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पूछी है, लेकिन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिड्यूस सिलेबस। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर किसी पढ़े लिखे शख्स ने पेपर बनाया, जो कि शायद उम्मीद है इंशाल्लाह, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आएगा, मगर करके जाना। कौन से 2 इंपॉर्टेंट बताए हैं मैंने? मैक्सिमम हाइट
एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या ख्याल है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों के? ये चैप्टर 4 का सवाल है। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट भी कर लो, इतना आसान है, कोई मसला नहीं है। तीसरा पार्ट चैप्टर 8 से है, ये भी मेरे टारगेट पेपर में मौजूद है। और जब ये मॉडल पेपर भी नहीं आया था उस वक्त भी मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बता दिए थे। अगर आप में से कुछ बच्चे जहन पे जोर डालें तो ये तमाम सवालात मैं मॉडल पेपर से पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस चैप्टर में ये आएगा, ये आएगा। तीसरा पार्ट है गिव न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन्स फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड, ये चैप्टर नंबर 8 का फार्मूला है ना, वेलोसिटी बराबर है P अपॉन रॉ। इसमें फिर लेप्लास आया, लेप्लास ने गैमा लगाया, P गैमा अपॉन रॉ, याद आया? तो और लेप्लास करेक्शन इसमें डिस्कस करनी है, नोट्स में मौजूद है। चैप्टर नंबर 8 पर जाइए, इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी बता चुका था, अब फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एंड लेप्लास करेक्शन इन इट। जी क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है? अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा पूरा करना होगा न्यूटन्स, पहले तो वो है कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, वो करके फिर न्यूटन फार्मूला की हेडिंग डाल के वो करोगी, फिर लेप्लास करेक्शन करोगी, उसके बाद एंड हो जाएगा। टेम्परेचर वाला मत करना, वो अलग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 3 का सवाल दिया है पहला। मैंने चैप्टर 3 में दो आपको लॉन्ग बताए इंपॉर्टेंट, एक पुली वाले केसेस जो मैट्रिक में थे और एक इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन इंक्लाइन प्लेन? इंक्लाइन प्लेन क्या होती है आपको पता है? A block of mass m is placed on an inclined surface. Derive the relation for its acceleration when the block is sliding down in the presence of friction. आपको याद है वो, इसमें आपको ये प्रूफ करना है, एक्सेलरेशन बराबर है g sin थीटा माइनस f अपॉन m इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, ये ड्राइव करना है। और इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर ये नहीं आएगा, ये आएगा। आप जाइए नोट्स में, पहले डेफिनेशन देखिए, वो याद कर लीजिए, और उसके बाद 3 केस बताए हैं, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी मूविंग डाउन, बॉडी मूविंग अप। रेस्ट वाला पेपर में नहीं आता, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखने के बाद आपने डाउनवर्ड वाला केस करना है। इसमें अगर अपवर्ड आ जाए तो फिर अपवर्ड वाला केस करेंगे। तो बहरहाल समझ में आ गई बच्चों आप लोगों के कि ये कौन सा सवाल है? चैप्टर नंबर 3 का इंक्लाइन प्लेन। उसके बाद इन्होंने अगला पार्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 का जो दिया है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दिया है। चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको जो लॉन्ग बताए हैं वो दो बताए हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बताए। तो मेरा दिमाग, दिल, तजुर्बा कह रहा है कि यंग डबल स्लिट के आने के इम्कानात ज्यादा हैं, मगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी आ सकता है, क्योंकि पेपर एक नहीं बनता, 3-4 लोग पेपर बनाते हैं। तो हो सकता है किसी पेपर में ग्रेटिंग हो, किसी पेपर में यंग डबल स्लिट हो। फिर मॉडरेटर जो पेपर उठाएगा वो किस्मत है, मॉडरेटर जो पेपर उठाएगा वो आ जाएगा। तो इसलिए अभी कबलज वक्त है, मगर इनमें से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, या यंग आएगा यंग डबल स्लिट, या अल्लाह भला करे आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आप नोट्स निकालें, 9 चैप्टर पढ़ लेना जनाब। क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी सवाल, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ड्राइव रिलेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चैप्टर 10 में दो टॉपिक लॉन्ग में दिए हैं मैंने, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। मॉडल पेपर में कंपाउंड आ गया है, कोई बात नहीं, आप ये भी करें और वो भी करें, दोनों में से एक लास्ट में। वही बता रहा हूं, किसी पेपर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, किसी पेपर में जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा। और पेपर क्या सिलेक्ट हो जाए ये मॉडरेटर को पता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या उठाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों है।
अच्छा, मैंने आपको अगर एक चैप्टर से 2 लॉन्ग बताए हैं तो दोनों पेपर में नहीं आएंगे, एक आएगा उनमें से। जैसे मैंने आपको 3rd चैप्टर से 2 बताए, इंक्लाइन प्लेन और पुली वाले केसेस, एक सवाल इनमें से एक आएगा। 4 में 2 बताए, प्रोजेक्टाइल और सेंट्रल एक्सेलरेशन, इनमें से कोई एक आएगा। समझिए बात, कोई शॉर्ट, ये लॉन्ग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो बेटा क्लियर है यहां तक? ये लॉन्ग के सवाल समझ में आ रहे हैं आपके? क्लियर है? आ जाइए शॉर्ट पर। शॉर्ट पर, अच्छा सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन, मेरे पास थोड़ा पुराना वाला जो है ना वो पेपर मौजूद है, तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। पहला सवाल है, गिव द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी। मेरा ख्याल है ये आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। चैप्टर नंबर 1 डायमेंशन का टॉपिक है, डायमेंशन ड्राइव कराना सिखाई है। मेरे नोट्स में 28 डायमेंशन सॉल्व कराई हैं, ये चारों उसमें मौजूद हैं और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? डायमेंशन का टॉपिक चैप्टर नंबर 1, टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml² T इनवर्स 2, मुझे याद है, आपको भी याद होगी। एंगुलर मोमेंटम की होती है ml इनवर्स T इनवर्स 2। प्रेशर की होती है ml इनवर्स T इनवर्स 2। काइनेटिक एनर्जी ml² T इनवर्स 2। 4 डायमेंशन है, 4 नंबर का सवाल है। अच्छा 5, अगर अब जो नया पैटर्न है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो हो सकता है पेपर में 5 आ जाए। ये इन्होंने कहा है, इन्होंने जो मॉडल में दिया है वो बता रहा हूं। वैसे मेरा अपना ख्याल है कि ये सवाल भी आ सकता है, वरना प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, वो सवाल भी आ सकता है पेपर। जनाब दूसरा सवाल है, स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप जाएं टारगेट पेपर उठाएं, टारगेट पेपर में आप शॉर्ट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट में जाइए, तो चैप्टर 3 में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में शायद आपको ये एक ही सवाल दिया है, वाहिद सवाल है जो इंपॉर्टेंट दिया है, एक ही सवाल दिया है चैप्टर 3 से इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपको आता है कि जी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये प्रूफ भी करना है, स्टेटमेंट के बाद प्रूफ, जो नोट्स पे जिस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टेट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। वो आसान सवाल है, चैप्टर नंबर 5 का सवाल है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्टैटिक का मतलब होता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, that is called static equilibrium. If the body moves with uniform speed, that is dynamic equilibrium. State the condition. First condition है कि summation of all the forces should be 0. Condition number 2 है sum of the all the torque should be 0. याद आया? चैप्टर नंबर 5, ये वो सवाल है, आसान है। इसके बाद आप जाइए चौथे सवाल पे, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। वेरिएशन, आसिया खान बेटा, इस जो स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखोगी, फिर स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखोगी, फिर कंडीशन लिखोगी, जो नोट्स में जिस तरह से तरतीब में। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्राइव द वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। आप जाकर देखें चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको 2 या 3 सवाल दिए हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए। उसमें एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है मास ऑफ अर्थ के साथ, और दूसरा सवाल यही है जनाब के वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर करके जाना, उम्मीद है कि ये लाजमी आएगा। कर लेंगे इंशाल्लाह ये सवाल। अच्छा, पांचवा, इंशाल्लाह पांचवा सवाल, जो पेपर में पांचवा सवाल है, ये एक रीजन है। तुम लोग रीजन से अवॉइड करना, लेकिन ये रीजन नोट्स में मौजूद है, आपको मिल जाएगा। सवाल है कि हाउ इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ।
वो ये पूछ रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ाई जाए तो उसके मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सुने इसका जवाब सुने। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला यही है, आप चेक कर लें। बोलो यस और नो, यही है एस्ट्रोनॉमिकल का। यस, बताओ ये डायरेक्टली है इनवर्सली है? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के डायरेक्टली है इनवर्सली है? डायरेक्टली है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का बढ़ाओगे मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी। किसमें? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। क्लियर? लिख देना, बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल आल्सो इंक्रीज। ओके। अच्छा, फिर वो पूछा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको याद है मैंने मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला तो वो है जो न्यूमेरिकल में यूज किया, और एक था मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। चेक कर लो नोट्स में, किताब में भी लिखा हुआ है, L अपॉन एफ नॉट 1 प्लस बी अपॉन एफ ई। ये वाला पार्ट उसने नहीं पूछा, उसने ऑब्जेक्टिव का पूछा है। क्या दिख रहा है? क्या नंबर आ रहा है? डायरेक्टली इनवर्सली? इनवर्सली। जनाब तो बताओ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ाने से क्या होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा? अगर मैं ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ाऊंगा तो डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स ऑल, मुश्किल नहीं है, लिख लेना, खुद भी लिख सकते हो। इन फार्मूलों का रेफरेंस दे देना भाई, ये डायरेक्टली इनवर्सली है, रेफरेंस देके के लाइन लिख देना बस। छठा सवाल एक न्यूमेरिकल है वेक्टर का, ये मैंने क्लास में कराया था लेकिन अभी दोबारा बताऊंगा। अभी इसको छोड़ दो 2 मिनट, क्योंकि मैं पहले जो डिस्क्रिप्टिव सवाल है वो करा, न्यूमेरिकल बाद में। न्यूमेरिकल वाला आज ही करेंगे थोड़ी देर बाद। अगला भी न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 8। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर दिया। आ जाइए 8 पर। A body of mass m taken from earth to height and release drive the relation which shows that gain in kinetic energy equal to the difference in loss in potential energy and work done। अरे भाई सीधा सीधा वो कहना चाह रहा है क्या? क्या कहना चाह रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ये ड्राइव करने को कह रहा है। जाओ चैप्टर नंबर 7 में जाओ। चैप्टर नंबर 7 में मैंने 2 शॉर्ट दिए हैं आपको, एक वर्क पावर की डेफिनेशन और यूनिट्स के साथ, और दूसरा शॉर्ट यही दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम पूछा है इन्होंने। क्या ख्याल है, कर लेंगे इंशाल्लाह? चलिए अगले 2 सवाल न्यूमेरिकल हैं, अभी डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए न्यूमेरिकल, अब आ जाइए सवाल नंबर 11 पर। Drive an expression for the frequency heard by the listener when the source approaches to stationary listener। Doppler's effect। Doppler's effect के 3 केसेस हैं। नंबर 1, सोर्स रुका हुआ हो, ऑब्जर्वर चल रहा हो। दूसरा, ऑब्जर्वर चल रहा हो, ऑब्जर्वर रुका हुआ हो, सोर्स चल रही हो। तीसरा, दोनों चल रहे हो। तो ये डॉपलर्स इफेक्ट का केस है। इसमें सोर्स जा रही है टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। ये सेकंड केस का पहला सब केस है। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई? ये डॉपलर्स इफेक्ट के
सेकंड केस का, जिसमें सोर्स चलती है, उसमें टूवर्ड्स वाला केस है। ये सारे सवाल थ्योरी के थे जो मैंने करवा दिए, बता दिए। अब आ जाए न्यूमेरिकल पर। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में जो सबसे आखिरी सवाल नंबर 12 है, मेरा ख्याल है नए मॉडल पेपर में ये सवाल नहीं है, शायद पुराने में है। अ डाइवर लीव फ्रॉम अ टावर, अ डाइवर लीव्स फ्रॉम अ टावर, ये सवाल है। आप जाइए, बुक निकालें, चैप्टर नंबर 4 पर जाएं, चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 6 निकालें, बुक आपके सामने होगी, चेक कर लो, मैं करा चुका हूं ये सवाल, बुक ये सवाल आ चुका है पेपर में पहले भी। अ डाइवर लीव फ्रॉम अ टावर विथ वेलोसिटी, बुक का चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 6 है, चेक करो, मुझे बताओ। ये मैंने अपने YouTube चैनल पे सॉल्व भी कराया हुआ है, अगर भूल गए हो तो वहां जाकर देख लेना, वैसे आसान सवाल। चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब आ जाइए न्यूमेरिकल नंबर 10 पर। A truck start from rest at the top of a slope with 1 meter high, 49 meter long. आपको शायद याद हो कि आज से 2-4 दिन पहले मैंने सॉल्व न्यूमेरिकल, आपको एक न्यूमेरिकल चैप्टर 3 का आपको मैंने शेयर किया था सॉल्यूशन उसका, जो आपकी चैप्टर नंबर 3 का सॉल्व एग्जाम्पल है 3.9 है आई थिंक। चैप्टर 3 के आखिर में एक सॉल्व एग्जाम्पल दी हुई है 3.7। ये वो सवाल है, ये वो सवाल है जी, कर लेंगे ये सवाल। सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है, बुक में इसका सॉल्यूशन मौजूद है, सॉल्व एग्जाम्पल है। अच्छा, अब आ जाइए न्यूमेरिकल नंबर 9 पर। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है एयर में जब टेम्परेचर 50 है और 70 है। आसान है, तुम्हें एक फार्मूला ड्राइव करवाया था मैंने, याद करो। याद आया? ये फार्मूला है, तुमने उसने सवाल में दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो 0 है वो 332 है, और ये जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की केल्विन वैल्यू। इसकी जगह ये डालो, इसकी जगह ये डालो, टेम्परेचर 50 दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड कर दो। Just apply this formula and solve it. Any problem? ये 50 डिग्री पर है, दूसरा पार्ट है 70 डिग्री। पहले इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद टेम्परेचर को 70 डिग्री रखना, दूसरा दोबारा ये फार्मूला अप्लाई करो, 2 दफा करना है। जी बेटा, डन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। सवाल पढ़ रहा हूं, बताइएगा चैप्टर 9 में ये कौन से टॉपिक का न्यूमेरिकल है। 2 कोहेरेंट सोर्सेज are placed 1.8 centimeter apart. Interference fringes are obtained on the screen 80 centimeter away. The fourth bright fringe is at a distance of 1.08 centimeter from the central fringe. Calculate the wavelength of the light used. बताएं, जरा सोचकर बताएं, ये चैप्टर नंबर 9 में कौन से न्यूमेरिकल का है। यंग्स डबल स्लिट, शाबाश, एक्सीलेंट बच्चों, बहुत अच्छा।
इसका डेटा बना रहा हूं। टू कोहेरेंट सोर्सेज, दो कोहेरेंट यानी वो दो सुराख, दो स्लिट्स 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट। ये कराची बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 मॉडल पेपर में डी दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, या यूं कर लो 100 से डिवाइड करो, 80 सेंटीमीटर अवे। स्क्रीन जो है, स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल एल है, मीटर में बना 0.8। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.0। बेटा फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन दी हुई है। चौथी ब्राइट पोजीशन दी हुई है। वेवलेंथ बतानी, वेवलेंथ बतानी। फार्मूला ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला ड्राइव करा चुका हूं। फार्मूला है एम एल लैम्डा अपॉन डी। एम चौथी ब्राइट फ्रिंज है, चौथी ब्राइट फ्रिंज है, एम क्या लोगे? चौथी ब्राइट फ्रिंज है, एम क्या लोगे? 4। यहां कर देते हैं, तुम्हें लैम्डा निकालना है, ये डी यहां ले जाओ, समझ आई? लैम्डा निकालने के लिए डी मल्टीप्लाई किया, ये दोनों डिवाइड कर दिए। वाई एम, वाई 4 कितना? 0.0108। डी कितना? 0.018। एल कितना? 0.8। एम कितना? 4। जनाब बच्चों मशीन निकालें, मशीन और सॉल्व करके बताएं जवाब, जल्दी बताएं जवाब। मीटर में आएगा, टेन की पावर -7। ओके 6.04 10 की पावर -5, ये जवाब आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सवाल जिस टीचर ने बनाया है उस टीचर में काबिलियत की थोड़ी कमी है, काबिलियत की कमी है। जो बात कर रहा हूं वो डंके की चोट पर सबूत के साथ। असल में ये न्यूमेरिकल है यंग डबल स्लिट का। यंग कौन था? इंसान था, इंसान था ना भाई। यंग तो अंग्रेज था और इंसान था। यंग इंसान जो वेवलेंथ देख सकता है वो विजिबल कहलाती है। इंसान जो वेवलेंथ देख सकता है उसकी रेंज ये है। तो ये जो पावर है ये -5 आ रही है, इसका मतलब है ये ऐसी वेवलेंथ नवर ही नहीं आ रही। तो फिर यंग डबल स्लिट से ऐसी वेवलेंथ जो नवर ना आए उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहरहाल जवाब जो आ रहा है वो लिख दिया, आपने भी सॉल्व करना है, इतनी तहकीकात में नहीं जाना। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, ये सवाल
किसी ने अपनी काबिलियत झाड़ने के लिए बना तो दिया कि नया सवाल बना रहा हूं मैं, लेकिन उसने अपना, समझ जाए आप, बस समझ जाए आप। जी जनाब, मिटा दूं, मिटा दूं इसको? 4 10 की पावर -7 से 7 10, ये विजिबल नहीं, एमसीक्यूज में भी आ सकती। आखिरी न्यूमेरिकल जो वेक्टर का था, जो मुझे याद है आप लोगों में किसी लड़की ने मुझसे ये सवाल क्लास में भी किया था, सर मॉडल पेपर का वेक्टर का ये सवाल नहीं हो रहा। ये सवाल भी गलत है, ये सवाल भी गलत है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा 12। आपसे कह रहा है कि 3 वेक्टर है, वेक्टर ए 2i प्लस j प्लस k, 2i प्लस j प्लस 2k, वेक्टर c i प्लस j प्लस k। कह रहा है प्रूफ करो कि ये तीनों वेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हाँ भाई, क्या बना रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, घबराना नहीं है। राइट एंगल आपने करना ये है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाला, वो आपको निकालना आता है। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 5 6 √6 यूनिट्स। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 और 4 8 over 9, 9 का √3। उसके बाद तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3। यहां तक समझ आ गई? अब सुने, प्रूफ करना है कि ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। याद है ये पाइथागोरस थ्योरम? अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ये जो डिस्टेंस आ रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आ रहे हैं, ये पाइथागोरस को ओबे करेंगे। कैसे करेंगे समझा रहा हूं। ये बताओ, इसमें इसमें और इसमें सबसे बड़ा वेक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वेक्टर कौन सा है? गलत 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 गलत। बी। सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है, ये रूट से बाहर है 3, ये रूट के अंदर है 6, 6 का रूट 3 से छोटा होता है और 3 का रूट भी 3 से छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको दिखाता हूं। सबसे बड़ी साइड है ये वाली, तो
सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज मानेंगे, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज मानेंगे, और बाकी दो साइडों में किसी एक को बेस और किसी एक को परपेंडिकुलर। बेस, बेस, इनमें से एक बेस है 6 √6 का स्क्वायर। अब जरा चेक करो कि ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं। अंडर ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 3 ए सी 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 + 3 9, 9 बराबर 9, यानी पाइथागोरस बड़ा वेक्टर ये है, बड़ा वेक्टर ये है बेटा, ये सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा वेक्टर हो वो हाइपोटेन्यूज की जगह रखना है, बाकी दो छोटे यहां रख दो। अगर कोई बच्चा यहां सी कर दे और यहां ए कर दे तब भी गलत नहीं है। 9 बराबर 9, यानी जो इधर आएगा वो इधर आएगा, बराबर आएंगे। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कब होता है? जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। ये है, इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, जो सबसे बड़ा वेक्टर हो वो हाइपोटेन्यूज है, बाकी खुद ब खुद बाकी दोनों यहां ठूस दो, कोई मसला नहीं। अब ऐसे कई सवाल बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पेपर में हो सकता है 3 वेक्टर दे दे और कहे प्रूफ करो कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो तुम तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे और तीनों बराबर आएंगे, कहोगे हैंस प्रूफ कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ऐसा आ जाए तो, अगर आ जाए 3 वेक्टर दे दे और कहे प्रूफ करो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है,